नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा की जीत के बाद फिर खटगरे में आ चुकी है ईवीएम और अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उठा दिया है गंभीर सवाल, जिसको लेकर के भाजपाइयों को में हड़कंप मच चुका है और ईवीएम पर उठ गया है बड़ा सवाल। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विधानसभा चुनाव के हार के बाद कांग्रेस ईवीएम से है असंतुष्ट और खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, जिसको लेकर के भाजपाइयों को लग सकता है बड़ा झटका और वापस ईवीएम के जगह पर बैलेट पेपर से हो सकते हैं चुनाव। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार निकालने जा रहे हैं देशव्यापी यात्रा पर। जी हां दोस्तों, यूपी सहित कई राज्यों से है निमंत्रण और झारखंड से होगी इसकी शुरुआत, जिसको लेकर के एनडीए और भाजपा में हड़कंप मच चुका है और इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है और यही इंडिया गठबंधन मजबूत होकर लोकसभा 2024 में भाजपा को बड़ा झटका दे सकता है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बागियों को लेकर के भाजपा ने दिल्ली भेजा गोपनीय रिपोर्ट, मुश्किल में वसुंधरा राजे। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान के जीत के बाद भी भाजपाइयों में हड़कंप है और सीएम का चेहरा भाजपा नहीं तय कर पा रही है और बागियों को लेकर के भाजपा परेशान है और राजस्थान में जीतने के बावजूद भी राजस्थान में कभी भी भाजपा सरकार हार सकती है और वापस कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसी प्रकार दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 7 दिन से भाजपा जो है वो सीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रही है। बात जो है वो अनुशासन की करते हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं करते हैं। जोरदार बरसे हैं अशोक गहलोत भाजपा पे और साफ साफ कह दिया है अनुशासन तो छोड़िए, ये लोकतंत्र को भी बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में जीतने के बावजूद भी भाजपा अपना सीएम तय नहीं कर पा रही है और सीएम तय करते देरी भाजपा में फूट हो जाएगा और वापस बन सकती है कांग्रेस पार्टी की सरकार। दोस्तों आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और दोस्तों आपको लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की ही जीत होगी तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। भाजपा की जीत के बाद फिर खटगरे में है ईवीएम और अब समाजवादी पार्टी के नेता ने उठा दिया है गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, आपको पता चल गया मध्य प्रदेश में भाजपा उम्मीदवारों के उलट 200 सीटों वाली विधानसभा में 166 सीटों पर कब्जा जमाकर दोबारा सत्ता हासिल करने में सफल रही है। वहीं सत्ता में आने का ख्वाब देख रही राज्य के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस मात्र 63 सीटों पर ही सिमट गई है। भाजपा की यह बम्पर जीत विपक्ष को हजम नहीं हो पा रही है। दरअसल मतगणना से पहले तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मुकाबले में बताया जा रहा था, लेकिन नतीजे बिल्कुल ही इसके उलट आए हैं। ऐसे में एक बार फिर से ईवीएम पर संदेह जताया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर जो है भाजपा पर ईवीएम के साथ खेल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हालिया विधानसभा चुनाव को देखने को मिला है, अगर आगे आने वाले चुनावों में भी ईवीएम से होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना पूरे तरीके से तय है कि जीतेगी। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे तरीके से जमानत जब्त हो जाएगी। आगे कहा गया है कि चुनाव जीतने के लिए भाजपा कहेगी हम चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर जीते हैं, बल्कि जो है भाजपा जो है वो ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो पहले छोटे छोटे दलों को खत्म किया जा रहा है भाजपा द्वारा, बाद में बड़े दलों का नंबर आएगा। अगर सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करना असंभव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा बुरी तरीके से घिर गई है और ईवीएम पर बड़े सवाल उठ चुके हैं और साफ साफ कहा जा रहा है कि अगर लोकसभा चुनाव ईवीएम से कराया गया तो भाजपा जीतेगी और बैलेट पेपर से किया गया तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी और मोदी सरकार को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जो खेला कर रही है भाजपा वो ईवीएम के साथ कर रही है और कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सचमुच ईवीएम में गड़बड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के रिजल्ट से पहले जो है वो बार बार बताया जा रहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी और बैलेट पेपर मतदान पत्र जब गिना जा रहा था तो शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस आगे थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ईवीएम मशीन खुलना शुरू हुआ कांग्रेस की बुरी तरीके से हार शुरू हो गई। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस चुनाव 3 राज्यों के चुनाव में जो है ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी और लोकसभा चुनाव 2 मत पत्र से चुनाव होना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और आप कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ईवीएम से असंतुष्ट, खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए कांग्रेस में असंतोष की भावना जाग रही है और उसने
स्पष्ट तौर पर ईवीएम को दोषी मान लिया है। शुक्रवार को जबलपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चुनावी नतीजों को लेकर के पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ईवीएम मुद्दे को लेकर के कांग्रेस के पास अदालत का दरवाजा खटखटाने का रास्ता खुला हुआ है। चुनाव में पारदर्शिता के मुद्दे को लेकर के सांसद, कोर्ट, चुनाव और जनता के बीच जाने के लिए कांग्रेस के पास रास्ते खुले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वह नहीं दिखी। चुनाव के पहले ग्राउंड में बदलाव का माहौल था, लेकिन चुनाव नतीजे के बाद लोगों में आक्रोश नजर आ रहा है। विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव में पारदर्शिता का मुद्दा INDIA गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन का अहम विषय रहने वाला है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि सब मिलकर लड़ाई करें। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से घिर चुकी है भाजपा सरकार और ईवीएम से जो है वो असंतुष्ट है कांग्रेस पार्टी, और इंडिया गठबंधन एक साथ जो है वो ईवीएम के खिलाफ लड़ेगी और खटखटाएगी कोर्ट का दरवाजा और साफ साफ कहेगी चुनाव कराए, बैलेट पेपर से कराए और लोकतंत्र को मजबूत करे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम क्योंकि एक पार्टी की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सचमुच में ईवीएम में गड़बड़ी की जाती है और मोदी सरकार को ईवीएम पे उठे सारे प्रश्नों को उत्तर देने चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार निकलेंगे देशव्यापी यात्रा पर, यूपी सहित कई राज्यों से है निमंत्रण, झारखंड से होगी शुरुआत। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित अन्य राज्यों की यात्रा करेंगे। इसकी रूपरेखा तय हो गई है और इंडिया गठबंधन को करेंगे मजबूत। 15 जनवरी के बाद उनकी यात्रा की शुरुआत झारखंड से होने जा रही है। इसके बाद जनवरी में उनके उत्तर प्रदेश की यात्रा संभावित है। इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी ठंड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के अलग अलग हिस्सों की यात्रा करेंगे। इस सभी यात्राओं का मूल मकसद आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जनसंवाद करना होगा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जो है वो नीतीश कुमार भाजपा को बड़ा झटका दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो देशव्यापी यात्रा पर निकल चुके हैं नीतीश कुमार, और जो है भाजपा को इससे बड़ा झटका लग सकता है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की तैयारी कर चुके हैं नीतीश कुमार। और ये जब हो जाएगा उसके बाद नीतीश कुमार बिहार की यात्रा शुरू करेंगे और बिहार की यात्रा शुरू करने के बाद जनसंवाद भी करेंगे और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में जनसंवाद के बाद जो है उसके बाद भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत हो सकती है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी सरकार आएगी? कमेंट में जरूर बताइएगा और आप भी अगर इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, बागियों को लेकर के भाजपा ने दिल्ली भेजा गोपनीय रिपोर्ट, मुश्किल में वसुंधरा राजे, जानिए क्या है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने उनके पुत्र पर वारेबंदी करने जैसे गंभीर आरोप लगा दिया है। वही जानकारी यह भी है कि राजस्थान की भाजपा ने बागियों को लेकर के एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी है, जिसमें 45 नामों का जिक्र किया गया है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर 45 विधायक जो हैं वो बागी हो चुके हैं, ऐसा जिक्र किया गया है इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में बता दिया गया है कि बागियों के चलते करीब 10 से ज्यादा सीटें भाजपा ने खो दी हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इस चुनाव में 130 तक सीटें जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी, लेकिन 115 सीट ही मिल पाई है। खास बात यह है कि इसमें से ज्यादातर नाम राजे के समर्थक के बताए गए हैं। इसमें जयपुर, अलवर, चूरू, नारौर समेत पूर्व राजस्थान के कुछ अन्य जिले भी शामिल है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में जीत के बाद भी भाजपा बुरी तरीके से हार सकती है, क्योंकि 45 विधायक जो है वो बागी हो चुके हैं और बागियों को लेकर के भाजपा ने दिल्ली भेजा है गोपनीय रिपोर्ट और मुश्किल में पड़ सकती है वसुंधरा राजे। और दोस्तों, अगर वसुंधरा राजे सीएम नहीं बनती है भाजपा सरकार की, तो खुद वसुंधरा राजे जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं और कांग्रेस की तरफ से हो सकती है सीएम का चेहरा। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा और राजस्थान में आप किसको सीएम देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 7 दिन से यह सीएम का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं।
बात करते हैं अनुशासन की। भाजपा पर जमकर बरसे अशोक गहलोत। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि राजस्थान के कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हार की समीक्षा बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा है कि विधानसभा के चुनाव में काम के ऊपर चर्चा नहीं हुई और बीजेपी वाले बस कन्हैया लाल मटर पर चर्चा करते रहे। तनाव का माहौल बनाकर ध्रुवीकरण किया गया, इसलिए भाजपा जीत गई है। गहलोत ने कहा कि भाजपा की पोल खुलती जा रही है। 7 दिन तक तुम मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हो और बात करते हो हमारी पार्टी में अनुशासन की है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान देते हुए कहा, सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड मामले में मुझे एनआई जांच पर कोई आपत्ति नहीं होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े, जबकि यह काम नए सीएम को करना चाहिए था। लेकिन लगभग हफ्ता भर हो गया है, भाजपा एक सीएम चेहरा नहीं तय कर पा रही है और मैं चाहता हूं कि वह इस पर जल्दी से जल्दी फैसला लें। तो दोस्तों, बीजेपी पर हमला करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि 7 दिन हो गए हैं लगभग, अभी तक अपना चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है भाजपा और यह हम पर आरोप लगाते हैं कि इस पार्टी में बिखराव और इस पार्टी में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसको क्या कहेंगे आप? अगर हमारे 6 दिन लग जाते तो क्या आप ऐसा नहीं करते? क्या क्या आरोप लगाते ये लोग? यह लोग तो भ्रमित है करते हैं। आज 6 दिन हो गए हैं और यह 3 राज्यों में चेहरा घोषित नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार को घेर लिया है और साफ साफ अशोक गहलोत ने कहा है कि ये खुद बटे हुए हैं और ये कांग्रेस को बदनाम करते हैं। यह खुद नहीं सोच पा रहे हैं। 7 दिन हो गए हैं और ये सीएम मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं कर पा रहे हैं और अनुशासन की बात करते हैं। कब तक मोदी जी गुमराह करिएगा जनता को, क्योंकि 7 दिन में तो मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण होना चाहिए था। यहाँ तो आप लोगों को चेहरा ही नहीं पता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसको होना चाहिए सीएम? कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा को जल्दी जल्दी सीएम का जो चेहरा है वो तय करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती को मिला अखिलेश यादव के सहयोगी का समर्थन, भाजपा को दी चेतावनी, का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ रहे महान दल ने सिर्फ यह अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि महान दल प्रमुख केशव देव मौर्य लगातार सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। उन्होंने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव का साथ दिया है, लेकिन अब उनका बीएसपी के प्रति नरम रुख अपना लिया है। केशव देव मौर्य ने शुक्रवार को कहा कि मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम नहीं है। केवल सपा और भाजपा ही दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों के हित में आरएसएस को टक्कर देने में सक्षम है। आपसी कटुता में सपा और भाजपा को बदनाम बर्बाद करोगे तो दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को आने वाले समय में भयंकर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दरअसल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव से पहले ही महान दल ने खुलकर समाजवादी पार्टी का समर्थन किया था। हालांकि उसके समर्थन का कोई भी फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ। पार्टी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी किसी भी सीट पर अपनी जमानत बचाने के लिए संघर्ष करती नजर आई है। चुनाव के बाद अब भाजपा और सपा को बीजेपी की बी टीम बताने जाने पर केशव देव मौर्य ने न केवल बचाव किया है बल्कि भाजपा को चेतावनी दी डाली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि मायावती को मिला अखिलेश यादव के सहयोगी का समर्थन और बीजेपी को दे दी है चेतावनी और कहा है कि इसका परिणाम जो होगा वो भयंकर होगा और भाजपा को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीएसपी अगर एक साथ आ जाए तो इनको कोई नहीं रोक सकता है और भाजपा की बुरी तरीके से हार हो सकती है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग को फटकार, मुंबई हाईकोर्ट ने पूछा पुणे लोकसभा सीट पर 6 महीने से क्यों नहीं हुआ उपचुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पुणे में दिवंगत बीजेपी सांसद गिरीश बापट के निधन के बाद पुणे लोकसभा क्षेत्र के सांसद का पद खाली हो गया है। हालांकि वर्तमान लोकसभा का टर्म पूरा होने में 15 महीने की अवधि होने के बावजूद उपचुनाव नहीं होने पर मुंबई हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को खरी सुनाई है। हाईकोर्ट ने पुणे उपचुनाव को लेकर के चुनाव आयोग को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव और उपचुनाव कराना निर्वाचन आयोग का काम है, तो यह सही ढंग से क्यों नहीं किया गया। मुंबई हाईकोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग से सवाल किया कि इस साल 29 मार्च को सांसद
गिरीश बापट की मृत्यु के बाद 6 महीने के भीतर पुणे लोकसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव आखिर क्यों नहीं कराया गया। तो दोस्तों यहाँ महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग को लगाया गया है फटकार और मुंबई के हाईकोर्ट ने पूछ लिया है कि पुणे लोकसभा सीट पर 6 महीने में क्यों नहीं कराया गया उपचुनाव, इसका जवाब दे चुनाव आयोग। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में वहां पे लोकसभा चुनाव होना चाहिए था और जिनको जो भी सांसद बनते वो जनता के हित में काम करते, जो आखिर क्यों नहीं हुआ। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे नाम और 6 जनवरी को पब्लिश होगा ड्राफ्ट सूची। जी हाँ दोस्तों, आपको बता चलें विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भले ही अभी सरकार अस्तित्व में नहीं आई हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 पर काम करना शुरू कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि संग बैठक करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने और संशोधन करने का अभियान 20 दिसंबर से शुरू करने का निर्णय किया है। 1 जनवरी तक मिलने वाले सभी आवेदन की जांच पड़ताल के बाद 6 जनवरी को वोटर लिस्ट की ड्राफ्टिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इस बार बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम लिस्ट में डिलीट हो गए थे। इस कारण से कई वोटर जो पहले चुनाव में वोट दे चुके थे, इस बार वोट करने में वंचित रह गए थे। इससे देखते हुए इस बार निर्वाचन आयोग ने सभी BLO को इस काम को गंभीरता से करने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है लोकसभा चुनाव की तैयारी और 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे नाम और 6 जनवरी को पब्लिक हो सकता है ड्राफ्ट सूची। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि जो है 6 जनवरी के बाद जो है सारी पार्टियां लोकसभा चुनाव में उतर जाएगी और इसकी तैयारी शुरू कर देगी और पब्लिश हो जाएगी ड्राफ्ट सूची 6 जनवरी को और 20 दिसंबर से वोटर लिस्ट से नाम जुड़ना शुरू हो जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने जो है वो तैयारी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग जो है 2000 लोकसभा चुनाव करवाए, लोकसभा चुनाव 2024 और भाजपा सरकार हटाएगी जनता और इंडिया गठबंधन की सरकार लाएगी जनता। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेलंगाना सरकार ने शुरू की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि तेलंगाना सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त यात्रा का वादा पूरा कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को इसे लेकर के आदेश जारी किया था। यह पहल हाल ही में संपन्न हुआ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से दी गई 6 गारंटियों का हिस्सा है। सरकारी आदेश में आ गया है कि तेलंगाना सरकार ने 6 गारंटी महालक्ष्मी योजना शुरू की है, जिसके तहत तेलंगाना निवासी सभी आयु वर्ग की लड़कियों और महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इसमें कहा गया है कि वह 9 दिसंबर दोपहर से ग्रामीण सेवा और एक्सप्रेस बसों में तेलंगाना राज्य की सीमाओं के भीतर कहीं भी यात्रा कर सकेंगी। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम को महिला यात्रियों के किराए का भुगतान करेगी। कांग्रेस सरकार ने बृहस्पतिवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 9 दिसंबर को कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी के जन्मदिन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा राजीव आरोग्य श्री स्वास्थ्य योजना को शुरू करने का फैसला किया था। राजीव आरोग्य श्री के तहत 10 लाख रुपए का बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों तेलंगाना के मुख्यमंत्री का पद संभालने के एक दिन बाद ही रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को अपने कैंप कार्यालय सह अधिकारी आवास पर प्रजा दरबार आयोजित किया और आम लोगों की शिकायत सुनी और जल्द से जल्द उसका समाधान करने का वादा किया है। लोग प्रजा दरबार के लिए ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में बड़ी संख्या में मौजूद थे। एक अधिकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने दिव्यांग व्यक्ति की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उसके समाधान की जल्दी से जल्दी उपाय करने को कहा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है और तेलंगाना सरकार ने जो है शुरू कर दिया है महिला का मुफ्त बस यात्रा योजना, जिसको लेकर के लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को झटका लग सकता है और बनने जा सकती है लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
एक बात ध्यान रखे भाजपा, महुआ मोइत्रा के निष्कासन पर भड़की ममता बनर्जी, दे डाली भाजपा को चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित कर दी गई हैं। यह निष्कासन कैश फॉर क्वेरी मामले में हुई है। लोकसभा के ने यह गाज तब गिराई है जब सदन की एथिक्स कमेटी ने उस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है जिसमें मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सही में विपक्ष के लिए जो भाजपा है वो मुसीबत बनी हुई है और लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप भी ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं, राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।